आज हम लोगों ने पेशेंट सेफ्टी में क्या पढ़ना है। पेशेंट सेफ्टी जो है ना वो आप लोगों से कहाँ पूछा जाएगा बच्चों। पेशेंट सेफ्टी आप लोगों से पूछेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। वैसे ही ऐसा आप लोगों से मेडिसिन सर्जरी में नहीं पूछेंगे, ये माइक्रो का टॉपिक है, माइक्रो के अंदर आएगा। सही हो गया। सो आज के हमने टॉपिक में पढ़ना है डिफाइन बायोलॉजिकल वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट को कैटेगराइज किस तरह से किया जा रहा होता है, और बायोलॉजिकल वेस्ट को सेग्रीगेट यानी कि अलग किस तरह से किया जा रहा होता है, स्टोर किस तरह से करते हैं, ट्रीट किस तरह से करते हैं, डिस्पोज किस तरह से करते हैं। फिर हम लोगों ने स्पिल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है कि स्पिल मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है और स्पिल को हम लोगों को किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल वेस्ट होता क्या है। बच्चों वेस्ट किसको कहते हैं, वेस्ट हम कहते हैं कचरे को। जिस तरह आपके घरों से भी कचरा निकलता है, आप सफाई करते हैं वहाँ से कचरा निकलता है। सो बायोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, आप किसी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे होते हैं या किसी भी हेल्थ केयर सेटअप में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से जो भी बायोलॉजिकल जो भी मेडिकल कोई भी इन्फेक्शियस किसी भी किस्म का वेस्ट निकल रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट है। ठीक है। और ये जो वेस्ट होता है ना बच्चों, ये हैज़र्डस होता है, यानी कि ये इंसानों के लिए ख़तरनाक होता है, ये हार्मफुल होता है क्योंकि इससे इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया है, आपने उसकी पट्टी की है, उसको खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था, आपने उसके ऊपर गॉज़ वगैरह या कॉटन वगैरह जो भी लगाया है, तो अब वो जो गॉज़ है जिसके ऊपर वो खून चढ़ चुका है वो तो गंदा हो गया ना, वो तो ख़राब हो गया। लेट्स सपोज उस बंदे को एड्स था, लेट्स सपोज उस बंदे को हेपेटाइटिस था, कुछ भी था, वो ब्लड तो अब ख़राब है। ठीक है। या फिर आपने वो प्रोसीजर करते हुए जो ग्लव्स पहने थे, अब वो ग्लव्स भी ख़राब हो चुके हैं, आपने जो मास्क वगैरह लगाया था वो भी ख़राब हो चुका है। सो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, वेस्ट होती हैं। अब आपने इस वेस्ट का आगे क्या करना है, आज हमने ये पढ़ना है। तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं बच्चों बायोलॉजिकल वेस्ट के अंदर, ब्लड एंड ब्लड सोप मटीरियल, गॉज, ड्रेसिंग्स, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, जो आपके पास वो छोटे छोटे कल्चर एगार्ड्स नहीं होते, उनका क्या किया जाता है आगे, ग्लव्स और कंटेमिनेटेड ग्लव्स और अदर पीपी, शार्प्स, नीडल्स, ब्लेड्स, ठीक है, जो इंजेक्शंस होते हैं उनकी सुइयाँ होती हैं, लैंसेट होते हैं जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं। माय गॉड बच्चों आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे लाइट चली गई है, मुझे बताएं आप लोगों को नज़र आ रहा है इस तरह से। चलो फिर मैं इसी तरह से कंटिन्यू करती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे लाइट जा चुकी है, सो कुछ कर नहीं सकते। अब मैं आप लोगों को ऐसे बस जल्दी जल्दी कवर कराती हूँ, बस हो ही गया है हम लोगों का कवर ना। सो शार्प्स हो सकते हैं जिसमें हमारे पास नीडल्स हैं, ब्लेड्स हैं, लैंसेट्स वगैरह हैं। ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन टिश्यूज़ या ऑर्गन्स, जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी पर्सन का कोई चीज़ रिमूव की जा रही है सर्जरी में, ठीक है, कोई गॉल ब्लैडर रिमूव किया जा रहा है, कोई लिवर या कुछ भी रिमूव किया जा रहा है, स्टोन्स रिमूव किए जा रहे हैं, तो उसका हम क्या करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड लेबॉर्ट्री मटेरियल्स हो सकते हैं और वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल वेस्ट हो जाता है। तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ आ गई। उसके बाद वो कहता है कि हम इसको कैटेगराइज किस तरह से कर सकते हैं, हम इसकी कैटेगरीज किस तरह से बना सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी तरह की कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी आपके पास इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट हमारे पास वो होता है जिस वेस्ट के अंदर ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स या इन्फेक्टेड मटेरियल आ जाता है, इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट। जैसे कि आपके पास ब्लड सोक ड्रेसिंग्स हो गई, या किसी इंसान का फॉर एग्जांपल ब्लड लिया है, उसका ब्लड बह गया है, या ब्लड की कोई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर आपके पास स्वैब्स आ जाते हैं जिससे हम लोग साफ़ कर रहे होते हैं, लेबॉर्ट्री कल्चर या स्पेसिमेन आ जाते हैं। तो ये आपके पास सारा इन्फेक्शियस वेस्ट होता है जो कि ब्लड और ब्लड की प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड। कोई भी बॉडी फ्लूइड हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, सीरम हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, ठीक है, यूरिन हो सकता है, कुछ भी बॉडी फ्लूइड। उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास शार्प्स वेस्ट। शार्प नाम से पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ जिससे कट या पंक्चर लग सके, कोई नीडल है, कोई सिरिंज है, ठीक है। इसके अलावा स्काल्पल आ गया, ब्लेड आ गया, लैंसेट्स आ गए, ठीक है, ब्रोकन कंटेमिनेटेड ग्लास आ गया। शार्प्स होते हैं, ये शार्प वेस्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बच्चों। बहुत ज़्यादा नीडल स्टिक इंजरीज के केसेस आते हैं कि जो है ना वो डॉक्टर को नीडल स्टिक हो गई पेशेंट की, जिसकी वजह से डॉक्टर भी मुतासर हो गया, हेपेटाइटिस, एड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें नीडल स्टिक इंजरी से फैल रही होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों पैथोलॉजिकल या फिर एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसमें ह्यूमन टिश्यूज़ या ह्यूमन के पार्ट्स आ जाते हैं, ऑर्गन टिश्यूज़, प्लेसेंटा जो गायनी वार्ड में काम करती हैं ख़ास तौर पर, एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट्स, बायोप्सी स्पेसिमेन। एम्प्यूटेड मतलब जिसको हम रिमूव करते हैं ना बॉडी पार्ट्स। फिर आ जाता है हमारे पास लैब का वेस्ट। लैब का वेस्ट क्या क्या हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर की प्लेट्स हो सकती है, स्पेसिमेन हो सकती हैं, ठीक है। फिर फार्मास्यूटिकल या साइटोटॉक्सिक वेस्ट हमारे पास क्या होता है, जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ होती हैं, या फिर आपके पास वैक्सीनेशन का वेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जो वेस्ट होती हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे पास क्या होता है, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम न्यूक्लियर मेडिसिन। सो हम लोगों ने कौन कौन से वेस्ट पढ़े, पहले हम लोगों ने पढ़ा बायोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है। बायोलॉजिकल वेस्ट हमारे पास जब भी आप किसी हेल्थ केयर सेटअप पे काम कर रहे होते हैं तो जो वहाँ का वेस्ट होता है उसको हम बायोलॉजिकल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आ सकता है इन्फेक्शियस वेस्ट हो सकता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट हो सकता है, शार्प्स वेस्ट हो सकता है, लेबॉर्ट्री वेस्ट हो सकता है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो सकता है और रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकता है।
नेक्स्ट ये है कि हम इसको सेग्रीगेट किस तरह से करते हैं, कलेक्ट, स्टोर, ट्रीटमेंट इसका कैसे करते हैं, डिस्पोजल कैसे करते हैं। सबसे पहले आ जाता है बच्चों सेग्रीगेशन, यानी कि आपने सारे वेस्ट जो है ना, अब ये तरह तरह के वेस्ट हैं, कोई नीडल है, कोई सिरिंज है, कोई बॉडी टिश्यू है, कोई प्लेसेंटा है, कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट है, कोई एक्सपायर्ड दवाइयाँ, सबको एक ही डब्बे में बंद नहीं करना होता, ठीक है। नॉर्मली तो हम घर में एक डस्टबिन के अंदर सारी चीज़ें डाल देते हैं ना, तो यहाँ पे एक डस्टबिन के अंदर आपने सारी चीज़ें नहीं डालनी होती, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्टबिन होते हैं, डिफरेंट कलर कोडिंग होती है उनकी। मीन्स कि आप लोग जब जाना ना ओटी वगैरह में, ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे पड़ी हुई होती हैं, रेड कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, इस तरह मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, और उनमें आपको याद करना होता है कि हर कलर की डस्टबिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, ठीक है। अब रेड कलर की डस्टबिन के अंदर आपने इन्फेक्शियस वेस्ट डालना होता है, येलो कलर की डस्टबिन के अंदर आपने शार्प्स वेस्ट डालना होता है, ब्लैक कलर के अंदर आपने क्या डालना होता है, जनरल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, और ग्रीन के अंदर आपने फूड या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना होता है। अब बच्चों ये कलर कोडिंग के ऊपर भी काफ़ी सारा इख्तलाफ है, ये हर बुक के अंदर डिफरेंट लिखे हुए हैं, और इंटरनेट पे भी हर जगह डिफरेंट लिखे हुए हैं, तो आप लोगों ने बस इसको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का मतलब ये कि आपने अब वेस्ट को सेपरेट कर लिया, ठीक है। सेपरेट हमारे पास हो गए, शार्प्स मटेरियल एक जगह हो गया, इन्फेक्शियस मटेरियल एक जगह हो गया, फूड एक जगह हो गया, पेपर वेस्ट एक जगह हो गया, दवाइयाँ वगैरह एक्सपायर सारी एक जगह हो गई। अब आपने उनको कलेक्ट करना है। कलेक्ट किस तरह से करना है कि आपने उसके लिए अलग से बैग्स आते हैं, या जैसे डस्टबिन में डाला, डस्टबिन भर गई, अब डस्टबिन से वो आगे कहाँ जाएगा, अप्रोप्रिएट बैग्स होते हैं या कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर उस वेस्ट को रखा जाता है। वो जो बैग्स होते हैं वो लीक प्रूफ होते हैं, उस पर लीकिंग नहीं हो सकती। और जो शार्प्स वाले वो होती है, हमने जैसे नीडल्स वगैरह, वो आपने किसी ऐसे बैग में डालना होता है जो कि पंक्चर रेजिस्टेंट हो, यानी कि वो पंक्चर ना कर सके उसको, कि किसी बंदे ने हाथ में पकड़ा हुआ पता चले उसको नीडल लग गई है, ऐसे नहीं होगा। और कंटेनर जो है ना वो ओवरफिल नहीं करने होते, और जो वेस्ट को हैंडल कर रहे होते हैं उन्होंने अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनी हुई होती है। पहले हमने पढ़ा बायोलॉजिकल वेस्ट होता क्या है, फिर हमने पढ़ा कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि हम इसको सेग्रीगेट किस तरह से करते हैं, फिर हमने पढ़ा इसको आगे कलेक्ट किस तरह करना है, फिर हमने इसको टेम्परेरी स्टोर करना होता है। कहाँ पे स्टोर करना होता है, इसका एक ख़ास जगह होती है, डेजिग्नेटेड सिक्योर वेस्ट स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ पे आपने इसको स्टोर करना होता है। और उस एरिया में जो है ना वो लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए, पेशेंट से दूर होना चाहिए, फूड एरिया से दूर होना चाहिए, वहाँ पे कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं जाना चाहिए, और बस ये थोड़ी बहुत बातें हैं कि उसमें अप्रोप्रिएट कंटेनर्स होने चाहिए, लिड्स होने चाहिए। फिर आपने उसको ट्रीट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ से MCQs आते होते हैं। आपने ट्रीट किस तरह से करना होता है, उसको ट्रीट इस तरह से करना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब आप लोगों ने कोई ह्यूमन टिश्यूज़ वगैरह वो कलेक्ट कर लिए, कोई सिरिंजेस वगैरह वो कलेक्ट करी, तो ऐसे जाके फेंक नहीं देना होता बाहर, क्योंकि वो चीज़ हार्मफुल हो सकती है दूसरे इंसानों के लिए, दूसरे जानवरों के लिए, या वहाँ से लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल, एक मैंने चीज़ सुनी कि ये जो फॉलीज कैथेटर्स वगैरह होते हैं, ये जब बाहर फेंके जाते हैं तो लोग इनको पिघला के इनसे प्लास्टिक के बर्तन बना रहे हैं, मैंने इस तरह की चीज़ सुनी। या जो नीडल्स, इंजेक्शन्स वगैरह बाहर फेंके जाते हैं, लोग इन्हीं इंजेक्शन्स को, इन्हीं सिरिंजेस को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको पहले थोड़ा सा ट्रीट करते हैं, ताकि हम उसका जो इन्फेक्शियस हैज़र्ड है उसको थोड़ा कम कर सकें। कौन कौन से मेथड हम कर सकते हैं बच्चों, हम लोग ऑटोक्लेव कर सकते हैं। ऑटोक्लेव में क्या कर रहे होते हैं, हम स्टीम कर रहे होते हैं अंडर प्रेशर। इसमें बहुत टाइप का इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, वो स्टेरिलाइज हो जाता है, और ये माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट के लिए हम खास तौर पर क्या कर रहे होते हैं, ऑटोक्लेव कर रहे होते हैं। फिर होता है इंसाइनरेशन। इंसाइनरेशन का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ना वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये होता है आपके पास पैथोलॉजिकल या एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए, और इससे बिल्कुल राख प्रोड्यूस हो जाती है, और वो राख जो है ना फिर उसको हम डिस्पोज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करेंगे उसको इंसिनरेशन बोलेंगे, स्टीम में करेंगे तो उसको ऑटोक्लेव बोलेंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है कि किस वेस्ट के लिए आपने कौन सा प्रोसीजर करना है, ठीक है। केमिकल डिसइंफेक्शन क्या होता है कि हमने केमिकल लगा देने हैं उस वेस्ट को, ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे मर जाएँ। और ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कैन बी यूज फॉर सर्टेन लिक्विड इन्फेक्शियस वेस्ट एंड कंटेमिनेटेड मटीरियल्स। ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाता है फाइनल डिस्पोजल के, आपने फाइनली उसको डिस्पोज किस तरह से करना है, तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, हेल्थ केयर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है बाकायदा। आपने क्या करना होता है कि जो शार्प्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है उसको कॉमनली इंसाइनरेट किया जाता है। जनरल वेस्ट को नॉर्मली ही ऐसे ही म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दिया जाता है। तो ये हाई यील्ड एग्जाम बॉक्स है, ये आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जाती है स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल किसको कहते हैं, वो आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल का मतलब ये होता है बच्चों किसी चीज़ का बह जाना, ठीक है, लीक कर जाना। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक ट्यूब थी जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड सैंपल था। अब वो ग्लास की ट्यूब थी, आपके हाथ से गिरी और वो गिर गई और वो सारा ब्लड इधर उधर फैल गया। अब उसके अंदर इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो सारे इधर उधर फैल गए।
तो अब ये एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, ये एक्सीडेंट हो तो गया, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको हम कहते हैं स्पिल मैनेजमेंट। के इट इज़ अ सिस्टमिक प्रोसीजर यूज टू सेफली contain, clean, disinfect and dispose of material accidentally spilled in a healthcare or laboratory setting, जिसमें blood, body fluids या infectious material जाता है कि वो blood वगैरह सारा इधर उधर बह गया। अब आपने क्या करना है, इसको बोलेंगे हम स्पिल मैनेजमेंट। किस तरह से मैनेज करते हैं, पहले तो एग्जांपल्स देखो। स्पिल्स की एग्जांपल क्या क्या हो सकती हैं, ब्लड हो सकती है, बॉडी फ्लूइड हो सकती है, या फिर स्पेसिमन कंटेनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैनेज इस तरह से करेंगे बच्चों, सबसे पहले स्टॉप एंड आइसोलेट। वहाँ पे इर्द गिर्द का काम सबसे पहले रोकेंगे, दूसरों को वार्न करेंगे कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस लगा देंगे कि इस जगह पे अब कोई नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई ऐसी गैस वगैरह थी उस ट्यूब के अंदर या कोई भी ऐसी चीज़ थी जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, तो आप खुद वो जगह जल्दी से छोड़ के बाहर जाएंगे, ठीक है। कि किसी के अगर कोई फ्यूम्स वगैरह उड़ रहे हैं तो वो सेटल हो जाए पहले, ताकि हवास के ज़रिए वो आपके अंदर ना जा सकें। स्टॉप एंड आइसोलेट। उसके बाद आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे, आप ग्लव्स पहनेंगे, गाउन पहनेंगे, आई फेस प्रोटेक्शन करेंगे, अगर स्प्लैशिंग का चांस है मास्क वगैरह लगाएंगे, फिर आप स्पिल को कवर करेंगे। कोई भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल, कोई पेपर टॉवल या कुछ भी टिश्यू पेपर कुछ भी उसके ऊपर डालेंगे, और वर्क फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द सेंटर, बाहर से जो है ना वो अंदर की तरफ आप काम करते हुए आएंगे, यानी कि आपने बाहर पहले कवर करना है फिर अंदर का मटेरियल कवर करना है। अगर इस जगह पे हुआ हुआ है तो मैं पहले बाहर से करूँगी फिर अंदर आऊँगी। फिर आप डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करेंगे, वो जो ज़मीन है या जो भी जगह है वहाँ पे लेबॉर्ट्री डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करेंगे और उसको जो है ना कुछ टाइम तक वहाँ पे स्टे करवाएंगे। फिर आप उस सारे मटेरियल को रिमूव कर लेंगे। जैसे अगर ग्लास ट्यूब गिरा है तो वहाँ पे ट्यूब के भी पार्ट्स होंगे, ग्लास के शीशे के भी पार्ट्स होंगे, तो उसको जो है ना वो ध्यान से हम फॉरसेप्स की मदद से या टोंग्स की मदद से, ब्रश की मदद से उठाएंगे। और कभी भी हाथों का इस्तेमाल नहीं करना आप लोगों ने ग्लास वगैरह को पिकअप करने के लिए। फिर उस कॉन्टिमिनेट मटेरियल को हम एक बायो हैज़र्ड वेस्ट कंटेनर के अंदर करेंगे। फिर आप जो है ना एरिया को दोबारा से क्लीन करेंगे, दोबारा से वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे सारे एरिया को, और अपने जो है ना अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को रिमूव करेंगे, अपने हाथों को धोएंगे। और उसके बाद जो है ना वो अगर स्पिल की वजह से किसी किस्म की नीडल स्टिक इंजरी हुई थी, आपको फॉर एग्जांपल ग्लास लग गया या वो नीडल लग गई, तो आपने उस एरिया को सोप और वाटर से धोना है। आपने अगर आंखों के अंदर स्प्लैशेस चले गए हैं तो इमीडिएटली उसको पानी से धोना है। बस ये सारे काम करने, फिर आपने रिपोर्ट करना है कहाँ पे स्पिल हुआ था, कैसे स्पिल हुआ था, कौन कौन से लोग एक्सपोज हुए थे, और उसके मुताबिक आगे एक्शन लेना है।